द डायग्राम इज सी, जब मैं इक्वेटर पे अर्थ के सरफेस की बात करता हूं एट द इक्वेटर, तो दिस इज द अर्थ सरफेस। और बार मैग्नेट को जब बनाया गया ना अर्थ सरफेस के लिए, तो देखो अर्थ सरफेस के ऊपर जब बार मैग्नेट को बनाया, नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट, तो इसको एकदम हॉरिजॉन्टल देखा गया, इसको एकदम हॉरिजॉन्टल देखा गया लाइक दिस। दैट मींस एट इक्वेटर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि इक्वेटर पे हमने देखा ऑलमोस्ट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है इक्वेटर पे। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं पोल्स पे बात करूं, तो पोल्स पे देखिए, पोल्स बनाता हूं यहां पर मैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये लो। तो जब मैं यहां पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आके टर्मिनेट होती हुई दिखती है लाइक दिस। सरफेस के परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती हुई दिखेंगी, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये देखो इस तरीके से मेरे पास बार मैग्नेट जो है वो अरेंज हो जाएगा। तो जो नॉर्थ पोल है वहां पर नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट जो है वो इस तरीके से अरेंज हो जाता है, उसकी तरफ पॉइंट करने लग जाता है। That means the angle of inclination at north pole is equal to 90 डिग्री। और हम ये बात जानते भी हैं यार, कल की क्लास में देखा था, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पे जो एंड ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ को दिखाता है, उसी को हम नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट कहते हैं। तो जब हम पोल्स पे चले जाएंगे तो वो नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करने लगेगा, एकदम एग्जैक्टली नीचे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली नीचे पॉइंट करने लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करने लगेगा। This is due to the inclination angle at that particular point। उस जगह पे जो इंक्लिनेशन है उसके कारण। तो जो नॉर्थ पोल है that will point vertically downward। अगर साउथ पोल की मैं वहीं पे बात करूं, तो साउथ पोल पे क्या होगा? साउथ एंड ऑफ द बार मैग्नेट, साउथ एंड पे क्या होगा? साउथ एंड ऑफ द बार मैग्नेट will point vertically downward। South end of the bar magnet will point vertically downward and the angle of inclination will be equal to 90 degree। So at poles what is happening? The angle of inclination is becoming 90 degree, but at the equator the angle of inclination is equal to 0। अब आप बोलोगे सर अगर मैं पोल्स पे भी नहीं हूं और इक्वेटर पे भी नहीं हूं, कहीं बीच में हूं, फिर क्या होगा? तो ये लोग कहीं बीच में भी चलते हैं। अगर मैं कहीं बीच में पहुंचा हूं तो मेरे को कुछ इस तरीके से बार मैग्नेट जो है कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड दिखेगा लाइक दिस, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ना ही ये 0 है और ना ही ये 90 डिग्री है, समवेयर इन बिटवीन है। इक्वेटर पे इंक्लिनेशन एंगल 0 है, पोल्स पे इंक्लिनेशन एंगल 90 है, उसके बीच में कहीं पे होगा तो 90 और 0 के बीच में होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड सेम गोज विद, अगर मैं साउथ पोल की तरफ जाने लगूं, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाने लगूंगा तो भी यही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा जो डायग्राम है आपको पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन होता क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैसे थिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं वो हमें पता होना चाहिए लाइक दिस। सो जब अपन साउथ पोल की तरफ जाने लगेंगे तो साउथ पोल के एंड से डिप होने लग जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाने लगेंगे तो नॉर्थ एंड से डिप होने लग जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कभी 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं हो सकता। 90 मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा और 0 मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। हमेशा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल लाई बिटवीन 0 to 90। तो मैं लिख सकता हूं हमेशा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन will lie from 0 degree to 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा और हमेशा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, उसके अलावा लाई नहीं कर सकता। बताइए बेटा सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बताइए। यस एवरीवन फर्स्ट। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस वाज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल को ही हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अब मैं लिख देता हूं।
द एंगल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेक्स with the horizontal is known as angle of inclination. अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्क्रीन पे देखें, ध्यान से देखें, हॉरिजॉन्टल सरफेस को डॉटेड लाइन से बनाया है। अब यहां पर मैंने डॉटेड लाइन से ये बनाया, ये रही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है ये मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं बोलता हूं थीटा, या फिर मैं आई से डिनोट कर देता हूं, इंक्लिनेशन से डिनोट कर देता हूं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा BH, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा BV। ठीक है, बुक के अंदर इसे H और V से डिनोट किया जाता है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि यार ये H की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा B cos I। कोई हमसे पूछ ले कि दूसरी तरफ कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा B sin I। एंड दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, these are the rectangular components of Earth's magnetic field। ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही बेहतरीन चीज है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। किसी को भी यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट बता सकता है बेटा, हैंड रेज करके। फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले। फटाफट हैंड रेज करके बता सकता है इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। स्टूडेंट्स ऑफ द 12th क्लास, मजेदार बात बताऊं आप लोगों को, खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, EMI एंड AC, ये ऐसे चैप्टर्स थे जिनके अंदर डेरिवेशंस आया करते थे। अब मजे की बात यह है कि जो डेरिवेशन वाले चैप्टर हैं वो टर्म फर्स्ट में आ गए, और टर्म फर्स्ट में आने की वजह से अब ये चैप्टर जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो डेरिवेशन याद करने का जो प्रॉब्लम हुआ करता था सबसे बड़ा बच्चों को, वो इस बार खत्म हो गया। कितने बच्चे इस बात से खुश हैं, हैंड रेज करके बताएं, पता चले जब देखें कि डेरिवेशन याद नहीं करने पड़ेंगे सर, सबसे बड़ी बात हो गई है। तो कितने बच्चे इस बात से खुश हैं, लेट अस सी। और जो हैंड रेज नहीं करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि वो क्लास में बिल्कुल अटेंटिव ही नहीं है, तो क्लास ऑन करके तो बैठा है। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास जो सिर्फ क्लास ऑन करके बैठे हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्टिव इन द क्लास, नाज एंड आयुष। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है। देखो यार बेटा, अगर आपको ये चीज, ये चैप्टर्स अगर आपको टर्म फर्स्ट में दे दिए गए ना, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूं उससे फॉर्मूला रटो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल करो, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन उठाओ। मैं बता रहा हूं उससे ऊपर तुम्हारा पेपर टफ बन ही नहीं सकता। और प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी लेवल ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ वो प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारे नीट की तैयारी तो होती रहेगी और साथ साथ तुम्हारा बोर्ड तो निकल ही जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस बार तुम्हारा पेपर ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं ना एक एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि मैं आज दिखाना चाहता था, लेकिन मैं बाहर मैग्नेट कंपास जो है वो ला नहीं पाया। कंपास मैं लाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। लैब के अंदर ही पड़ा है, अभी मैं ला नहीं पाया। तो नेक्स्ट क्लास कल अपन जो करेंगे, परसों अपन जो करेंगे, उस क्लास में दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास में कंपास को कभी ना कभी देखा है। कंपास क्या होता है? ठीक है, ये कंपास है, वो कंपास जिसकी मदद से हम डायरेक्शंस को पता लगाते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये 090 090 ऐसे दे रखा होता है। ठीक है, आप लोगों ने जरूर देखा है। जब मैं इस कंपास को किसी मैग्नेट के पास लेकर आता हूं, मान लो मैं इसके पास एक मैग्नेट ले आया, तो कंपास इसकी तरफ थोड़ा सा डिविएट होता है कि नहीं होता?
कंपास इसकी तरफ थोड़ा सा डिविएट होता है। अब आपके घरों में अगर ये चीज हो ना तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आप एक कंपास लेकर आना, एक तरफ एक मैग्नेट लेकर आना, जैसे ही मैग्नेट को कंपास के पास लेकर आओगे कंपास में डिविएशन आएगा, कंपास अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट कर जाएगा। कंपास जैसे ही अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट करता है, आप इस मैग्नेट को दूर ले जाओ, आप इस मैग्नेट को दूर ले जाओ, जैसे दूर लेके जाओगे कंपास अब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू इट्स इनर्शिया ये रुक नहीं पाता अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और ये अपनी पोजीशन पे ये जो नीडल है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने कंपास लेकर, वो कंपास अर्थ के नॉर्थ की तरफ दिखाता है, लेकिन जैसे ही मैं उस कंपास के पास किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर आता हूं तो ये नीडल उसकी तरफ डिविएट हो जाती है। अब मैं दूसरा मैग्नेट जो था उसको हटा देता हूं, जैसे हटाया तो वापस ये जो कंपास है ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रुक पाता और ऑसिलेट करने लग जाता है अपनी जगह पे। दिस इज द ऑसिलेशन व्हिच इज क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहां पर ये ऑसिलेशन बन रहा है। तो जब ये ऑसिलेशन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से बना तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस क्लास नाउ। कौन मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, कोई भी एक बताओ। दिव्य, दिव्य सिंह अनम्यूट करके बताओ। ये सर, जब भी कोई पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे अगर वापस आ जाए आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन वो स्टेबल कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर अनस्टेबल तब जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आए। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। इफ अ पार्टिकल which is deviated from its position, ठीक है, which has given a small displacement from its original position, tries to regain its original position, then that particle is said to be in what type of equilibrium? Stable equilibrium. Then that particle is said to be in stable equilibrium. उस पार्टिकल को हम उस टाइम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ठीक है, आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज तो सर अपन को क्लियर है और ये चीज आपने 11th क्लास में भी जरूर पढ़ी है। ठीक है सर, तो क्या यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। आप जब मैग्नेट लेकर आए ये डिविएट कर गया, डिस्प्लेसमेंट आया इसमें, लेकिन जैसे हम मैग्नेट को दूर ले गए ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। दैट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। और जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है बेटा, जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है वहां पर SHM होता है। जहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है वहां पर SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा। अब हमारा वही टास्क रहेगा करने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक सेकेंड, इससे पहले कौन बता सकता है, मुझे इससे पहले कौन बता सकता है कि SHM की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ SHM, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ SHM? कोई बता सकता है क्या? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ SHM? देखें कितने बच्चों को आता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ SHM? यस दिव्य बता सकते हो क्या? आपने हैंड रेज करा हुआ है। सर F is equals to minus kx. यस माइनस, बिल्कुल सही बात है, F is equal to minus kx. वेरी गुड। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट F is the restoring force। ये आपने SHM या ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा पिछले साल। X is the displacement which is given to the object. X is the displacement which is given to the object.
Now force can be written as mass into acceleration, and acceleration can be written as d square x by dt square. Double differentiation of displacement is equal to minus kx. तो यहां पर मैं लिखूंगा m d square x by dt square plus kx is equal to 0. m से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो बनेगा d square x by dt square plus k by m x is equal to 0. And this is known as the equation of SHM, where this k by m can be replaced by omega square, and this is d square x by dt square. ये हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकल के आती थी एज ऑफ 11th क्लास. अब इस टॉपिक को याद नहीं रखना, इसको नहीं याद रखना है. दिस वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. हम तो ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं. कोई भी चीज रोटेट करती है और वापस रोटेट होकर ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, दैट मींस उस पे कोई ना कोई रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा. क्या लग रहा होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क. अब रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे लगेगा? तो टॉर्क ऑन एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय m क्रॉस b, और वी कैन से दैट mb sin थीटा. अब क्योंकि ये रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने. मैं लिख सकता हूं नेगेटिव साइन डिनोट्स द टॉर्क इज रीस्टोरिंग. Negative sign denotes that the torque is restoring in nature. Restoring torque है. टॉर्क को अपन लिख सकते हैं I alpha के बराबर. Tau can be written as I alpha, and this is equal to minus mb sin theta. For small theta, sin theta is almost equal to theta. For small theta, sin theta is equal to theta only. So from this we can write down as I alpha is equal to minus mb theta. Alpha is the angular acceleration written as double differentiation of theta with respect to time. So we can write I d square theta by dt square is equal to minus mb theta. From this equation we can say d square theta by dt square plus mb by I theta is equal to 0. इक्वेशन ऑफ एसएचएम से जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ एसएचएम, that means omega square comes out to be mb by I, or we can say that from this equation omega comes out to be under root of mb by I. Omega is what? Angular frequency. This can be written as 2 pi f is equal to under root mb by I, and from this we can say that the frequency is equal to 1 upon 2 pi under root mb by I. बेटा बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं है. ये डेरिवेशन आता है बोर्ड में, लेकिन क्योंकि इस बार तुम्हारा डेरिवेशन नहीं है तो बोर्ड में डेरिवेशन नहीं रटना, सिर्फ फॉर्मूला याद करना. क्या फॉर्मूला याद करना है? ये जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बताया ये याद करना है. डेरिवेशन क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि यार तुम लोग को एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी होती है. हमने सबसे पहले देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल को जब एक्सटर्नल फील्ड में डाला जाता है, एक मैग्नेटिक नीडल को जब एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट करने लगती है. ठीक है, अपनी पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगती है, टू एंड फ्रो मोशन शो करने लगती है. जब वो ऑसिलेट करेगी तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा. ये पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, ऑसिलेट करेगी, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, तो इट विल ट्राई टू अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल प्लेस. If it tries to regain its original place, then what will happen? कुछ ना कुछ इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, कुछ ना कुछ इस पे क्या लगेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा. तो मैंने बोल दिया रीस्टोरिंग टॉर्क इज m क्रॉस b. याद करो पिछले चैप्टर में पढ़ा है m क्रॉस b फॉर्मूला. टॉर्क बराबर होता है I अल्फा, m क्रॉस b मैंने लिख दिया माइनस mb sin थीटा. द माइनस साइन डिनोट्स दैट द टॉर्क इज रीस्टोरिंग. उल्टा अपोजिट एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है. मैंने टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर किया, ओमेगा की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट mb बाई आई, और यहां से फ्रीक्वेंसी निकल आया 1/2 पाई mb बाई आई. और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना होगा
तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से दैट 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। अब ध्यान से देखना, गौर फरमाना, मैंने ये सब किया क्यों, फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे। मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो बना टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम बी। मैं b को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं और t को नीचे लेकर आ रहा हूं, तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम टी स्क्वायर। अब मेरे को एक बात सुन के बताओ, मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है पता लगाना। मान लो एक आप लद्दाख गए, लद्दाख में जाके मैग्नेटिक हिल पे गए और आपको पता लगाना है कि उस मैग्नेटिक हिल की खुद की कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप वहां गए, आप एक स्टॉपवॉच लेके गए, आप एक कंपास लेके गए। जैसे ही उस कंपास को मैग्नेटिक हिल के पास लेके जाओगे, वो उस मैग्नेटिक हिल की डायरेक्शन में अरेंज होता है, और जैसे ही मैं उसको दूर लेके जाऊंगा वो ऑसिलेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखा एक्सटर्नल फील्ड से बाहर निकालते ही ऑसिलेट करने लगता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके ऑसिलेट करता है। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ना मैं अपने स्टॉपवॉच की हेल्प से कैलकुलेट कर लूंगा। अब उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर पुट कर दिया, आई यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, एम पुट कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैं यहाँ पर एम की जगह मैग्नेटिक मोमेंट पुट करूंगा ऑफ द नीडल। यहां पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करूंगा, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है। टी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो निकाला है मैं वो पुट करूंगा, और मुझे उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है ताकि हम पता लगा पाए कि एक पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको पता लगाने के लिए जो मेथड होता है हमारे पास वो ये। ठीक है, आप पूछोगे कि सर ये ऑसिलेशन वाला मेथड क्यों हम कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसको पता लगाने के लिए वी आर यूजिंग दिस मेथड। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? फास्ट एवरीवन बेटा, एवरीवन, यस स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स, यस फर्स्ट। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आज की क्लास करेंगे बस अपन इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी तुरंत पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।